गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले मैं अपना परिचय आप लोगों को दे देती हूँ। मेरा नाम ज्योति प्रभा है। मैं जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में शिक्षा संकाय के एमएड सेमेस्टर 2 की छात्रा हूँ। मुझे मेरे सेमेस्टर 2 के अंतर्गत जो हमारा पेपर 11 है इंटर्नशिप, उसके आधार पर बीएड के ऑनलाइन क्लास लेने का अवसर प्रदान किया है। और मैं ये आशा करती हूँ कि मैं आज जो आप लोगों को समझाऊंगी, आप लोगों को यह समझने में आसानी होगी। आज मैं आप लोगों को बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर 3 जो लर्निंग एंड टीचिंग है, उसके यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग के जो मीनिंग है, नेचर है एंड डायमेंशन है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। लर्निंग का मतलब क्या है? कुछ सीखना। हम आम भाषा में जानते हैं लर्निंग मतलब होता है कुछ सीखना, कुछ प्राप्त करना, कुछ ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि हम आम भाषा में यह बोल सकते हैं कि लर्निंग का अर्थ होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन होना। जैसे हम इसको एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो एक जलती हुई दिया सलाई या जलते हुए लैंप को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। तो वह क्या करता है, उसे देख करके वो उसे छूने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तो जैसे जैसे उस दिए या लैंप के करीब जाता है तो उसे कुछ गर्माहट का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह इग्नोर कर देता है। लेकिन वो जब जाकर के उस जलती हुई लैंप को छूता है तो क्या होता है, उसके हाथ में जलन होती है, जिससे क्या वो बच्चा रोने लगता है। तो इससे वह बच्चा यह सीखता है कि इस चीज को छूने से क्या होगा, हमारे हाथों में जलन होगी। तो इससे वह इन फ्यूचर वो कभी भी जलती हुई लैंप को देख के उसकी ओर आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ेगा नहीं, और उसे बढ़ेगा भी, लेकिन उसे छूने का वह प्रयास नहीं करेगा। इसी तरह हम यह कह सकते हैं कि सीखना वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी परिवर्तन होते रहता है। आइए हम इसे पीपीटी के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं। अधिगम का अर्थ, अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य एवं आम प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और फिर जीवन पर्यंत तक जाने अनजाने में कुछ न कुछ सीखते रहता है। साधारणतः अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखने की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हम इसे और अच्छी तरह से इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दी गई है। सीखने की प्रक्रिया की यह एक बहुत ही सरल व्याख्या है। इसका विस्तृत समझने के लिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे हम निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा समझ सकते हैं। अधिगम की परिभाषा। कार्डिनल मर्फी के अनुसार सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार गेट्स व अन्य के अनुसार भी अधिगम की परिभाषाएं हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। किंग्सले व गैरी के अनुसार अभ्यास अथवा परीक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने व व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहा जाता है। वुडवर्थ के अनुसार किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है तथा वर्तमान व्यवहार तथा अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम अधिगम की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि अधिगम या सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के व्यवहार में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों का असर होता है। सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूरी तरह से हमारे द्वारा ही अर्जित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह व्यवहार जन्मजात नहीं है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम सीखने की कुछ विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। जैसे सीखना क्या है? सीखना वह है जिसे हमारे व्यवहार में अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन होते रहता है। यानी सीखने की प्रक्रिया या उसके परिणाम का सीधा संबंध सीखने वाले के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। दूसरा, अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। यानी हम अपने अनुभव से जो भी सीखते हैं, जो कुछ भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह क्या होता है? स्थायी होता है। हम उसे जीवन भर तक नहीं भूलते हैं। तीसरा,
सीखना जो है वो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हम अपने दैनिक जीवन से कुछ न कुछ पर डे सीखते ही रहते हैं। इसी आधार पर हम सीखने की यह विशेषता भी कह सकते हैं कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें हम यह कह सकते हैं कि सीखना किसी व्यक्ति विशेष, जाति, प्रजाति या देश प्रदेश के लिए नहीं है। यह सभी व्यक्तियों के लिए समान है। सभी व्यक्ति को सीखने का समान अवसर प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्देशित करता है। इसमें हम यह कह सकते हैं कि सीखने का जो प्रयास करते हैं, दूसरे शब्दों में अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसका कोई न कोई निश्चित उद्देश्य या प्रयोजन होता ही है। हमारे सीखने की प्रक्रिया का यही उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे हमें बढ़ाता है। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती रहती है और हम अधिक उत्साह से सीखने के कार्य में जुड़े रहते हैं। सीखने संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था में होता है। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव के नवीन समायोजन व पुनर्गठन का कार्य चलता ही रहता है। जो कुछ पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखा हुआ है, उसमें नवीन अनुभवों को लाकर हम क्या करते हैं, अपने अनुभवों में नवीन व्यवस्था तथा समायोजन का कार्य चलते रहना सीखने के मार्ग पर ले जाते हैं। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। वातावरण के साथ सक्रिय अनुक्रिया करना सीखने की एक आवश्यक शर्त है। जो बालक जितनी अच्छी तरह से पूर्ण सक्रिय होकर वातावरण के साथ अपेक्षित अनुक्रिया करेगा, वह उतना ही सीखने के मार्ग में आगे बढ़ता जाएगा। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम अधिगम के महत्व के बारे में भी जानेंगे। अधिगम को शिक्षा के समान ही माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में जीवन में प्राप्त अधिगम अनुभवों का एक भाग होता है। अधिगम के महत्व निम्नलिखित है, यह इस प्रकार है। अधिगम आवश्यक है। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में हमारे सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम अच्छे बुरे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि अधिगम हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यानी अधिगम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। दूसरा, अधिगम वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। जैसे हमारे शारीरिक या हमारे मानसिक विकास के लिए अधिगम बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम अगर अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा मानसिक विकास होता है। हमारे मस्तिष्क में ये चीज़ आ जाती है कि हाँ, हमने उस गलती को किया था तो हमें यह सजा मिली थी, तो हमें क्या करना है, आगे उस गलती को नहीं दोहराना है। तीसरा, अधिगम जीवन की आवश्यकताओं को समझने में सहायक होता है। अधिगम जो है हमारे जीवन में हमारे लिए क्या क्या आवश्यक है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अधिगम नए वातावरण में अनुकूलन करने के में सहायक होता है। अधिगम से हम यह सीखते हैं कि हम जैसे नए वातावरण में गए, मान लीजिए हम घर पे हैं, कोई हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ने गए, तो घर का माहौल यानी घर का वातावरण और स्कूल या हॉस्टल का वातावरण बहुत ही अलग होता है। तो क्या होता है, स्कूल में पहले दिन जाने से हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हम स्कूल में सीखते हैं, तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हम जो है स्कूल में दूसरे तीसरे दिन जाते हैं तो हमारा क्या होता है, आत्मबल बढ़ता जाता है। तीसरा, अधिगम अधिक कुशल बनाने में सहायक होता है। अधिगम पहले हम जो होते हैं बहुत ही कोरा कागज टाइप के बच्चे होते हैं। हम जो होते हैं पहले हम लोग जैसे बीएड क्लास में आए, बीएड क्लास में स्टार्टिंग में तो हम लोग सोचे बीएड में क्या पढ़ाई होता है, नहीं पढ़ाई होता है, तो हमें तो कुछ समझ में आता नहीं था, हमें किसी ने बताया। लेकिन जब हमने बीएड के पहले क्लास की, हमारी मैम ने, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने हमारे क्लास ली, तो क्या हुआ, इससे हम उनसे कुछ सीखे, हमें उनसे कुछ सीखने को मिला। तो क्या हो गया, ये सीखने के दौरान हमारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया और आज हम जब एमएड में है तो हम बीएड की अपने अधिगम यानी अपने सीखने में हमारे व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो क्या हो गया, हम इससे कुशल बने। अधिगम गहन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में हम ऊपरी कुछ जानते हैं, लेकिन हम जब उसके बारे में सीखते हैं कि हम जैसे हमने कंप्यूटर क्लास किया, तो हम लोग स्टार्टिंग में कंप्यूटर के बारे में चले, कंप्यूटर ओपन करना, शट डाउन करना, ये सब तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत काम करना जानते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे मान लीजिए हम पीपीटी बनाते हैं, पीपीटी में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हमसे ये नहीं बनेगा या एनिमेशन नहीं होगा, तो क्या करते हैं हम, वो हमारे बड़ों से या हमारे और आजकल तो ऑनलाइन, आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना, तो क्या होता है, हम इंटरनेट या यूट्यूबर के थ्रू हम किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर के बारे में या पीपीटी या कोई भी हमारी परेशानी, तो क्या होता है, उसका
हमें उसका समाधान प्राप्त होता है। तो क्या होता है, हम उसे पीपीटी बनाना सीख जाते हैं। तो क्या इसे हम समझे, हम इसे यह समझे कि अधिगम से हमें हमारा जो ज्ञान होता है वो और गहन होते जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने अधिगम क्या है, अधिगम की कुछ परिभाषाएं व अधिगम के महत्व के बारे में जाना। अब आइए हम अधिगम की क्या प्रकृति है यानी नेचर ऑफ लर्निंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। सीखने के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर योकम व सिम्पसन ने सीखने की कुछ निम्नलिखित प्रकृतियों का वर्णन किया है। पहला प्रकृति क्या है, सीखना सार्वभौमिक है, यानी हम जानते हैं कि सीखना जो है वो कोई भी सीख सकता है। किसी में सीखने में देश प्रदेश या जातवाद इस सब के बारे में कुछ नहीं समझ, हर किसी को सीखने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरा, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। हम जानते हैं कि सीखना हम जो है अपनी लाइफ में, जब एक बच्चा पैदा होता है उस समय से जब एक वृद्ध की मृत्यु होती है उस समय हमारे जीवन काल में सब काल में हम अपने डेली रूटीन दैनिक जीवन से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और क्या होता है, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन से यानी सीखना जो है हमारे जीवन भर चलता ही रहता है। सीखना विकास है। हम जब कोई सी चीज़ को सीखते हैं तो क्या होता है, किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारा उस चीज़ के प्रति हमारा जो है नॉलेज, हमारा ज्ञान जो है बढ़ता है, जिससे क्या होता है हमारा विकास होते जाता है। सीखना परिवर्तन है। हम जानते हैं कि सीखने से अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन होता है। यानी मान लीजिए हम कोई स्कूल गए, हमने देखा कि टीचर किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसमें एक दो बच्चों ने जवाब दिया और एक दो बच्चों ने जवाब नहीं दिया। तो जिसने जवाब दिया उसको क्या होता है, टीचर उसे शाबाशी देती है, उसे प्रोत्साहित करती है, और जिसने जवाब नहीं दिया उसे टीचर डांटती है। थोड़ी सी डांट फटकार भी लगनी ज़रूरी है स्कूल में, हम सब जानते हैं। तो क्या होता है, इससे हम सीखते हैं कि अगर हम मैडम के पूछे हुए सवाल का जवाब देंगे तो क्या होगा, हमें शाबाशी मिलेगी। तो क्या होता है, अगले दिन हम उनके द्वारा दिए गए पाठ को हम पढ़कर आते हैं। सीखना अनुकूल होता है। सीखना हम जानते हैं कि सीखना कभी कभी प्रतिकूल होता है, लेकिन अधिकतर सीखना जो है अनुकूल होता है। हम लोग अपने अनुकूल यानी हमारे हित के बारे में ही सीखते हैं। जैसे हमने कहा अभी टीचर ने कुछ बताया तो हमने गलत बच्चों यानी जो बच्चे जवाब नहीं दे पाए उससे कुछ नहीं सीखे, हमने सीखा जिसने जवाब दिया। हमने सीखा कि अरे उसने जवाब दिया तो मैडम ने उसे क्या किया, प्रोत्साहित किया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। इस हिसाब से हम कहते हैं कि सीखना जो है वह हमारे अनुकूल भी हो सकता है। अब हम छठा प्रकृति बताते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना सक्रिय है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना खोज करना है। हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था, सीखना अनुभवों का संगठन है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। सीखना ना तो नए अनुभव की प्राप्ति है और न ही पुराने अनुभव का योग ही है। सीखना वास्तव में नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति को नए अनुभव होते रहते हैं, वह क्या करता है, नई नई बातों को सीखता है और उसे अपने आवश्यकता अनुसार संगठित करता रहता है। इसके बाद का पॉइंट है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कार्य को सीखता है। जैसे हम प्रेरित हैं कि हम आगे चलकर प्रोफेसर, लेक्चरर या टीचर बनेंगे, तभी तो हम बीएड और एमएड में एडमिशन कराने आए हैं। इसका मतलब क्या है, हम बीएड और एमएड में जो सीखने आए हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें आगे चलकर लेक्चरर, प्रोफेसर या टीचर बनना है। इससे यह समझ में आता है कि सीखना जो है वह उद्देश्यपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना यांत्रिक कार्य ना होकर विवेकपूर्ण कार्य है। यह बात शीघ्रता और सफलतापूर्वक सीखी जा सकती है। जो सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करते हैं और करके सीखते हैं उन्हें क्या होता है, सफलता प्राप्त है। जैसे कोई जो होता है बोलता है अरे हम लोग इसमें इंटर में बायोसाइंस ले लेते हैं, लेकिन उसके बारे में ठीक से सोचते नहीं है और उसके बाद वो मेडिकल नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या होता है, फिर वो सोचते हैं अपनी ज़िंदगी से हतोत्साह हो जाते थे। इसका मतलब क्या है, वो जो सीखे उसमें उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई कि हम अगर बायो लेंगे तो हम आगे क्या करेंगे। हमारा लक्ष्य एकदम निर्धारित हुआ कि मेरा लक्ष्य ये कि हम डॉक्टर ही बनना है, तो क्या करता है, विवेकपूर्ण घर में सबसे विचार विमर्श करके अपने भविष्य के बारे में सोचकर बायोसाइंस लेता है और वह उससे बायोसाइंस से आगे बढ़ते हुए डॉक्टर बन जाता है।
सीखना सक्रिय है। किसी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। सक्रिय होकर सीखना ही वास्तविक सीखना कहलाता है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। हम जानते हैं कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है। हम सब एक समाज में ही रहते हैं, तो क्या होता है, हम अपने समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हमारे समाज में रहकर क्या होता है, एक बच्चा पहले अपने परिवार में रहता है तो अपने माँ बाप से सीखता है कि परिवार के लोगों के साथ कैसा संबंध है। माँ को माँ, पापा को पापा, चाचा के साथ संबंध, भाई बहन कजन्स के साथ संबंध। उसके बाद क्या होता है, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है। बच्चे तो बचपन से सीखते ही नहीं है, कोई ऊपर से सीख के तो आता नहीं है कि हमें अगल बगल वाले को अंकल या आंटी। क्या होता है, घर में आके मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, या बगल वाले अंकल आंटी लोग बोलते हैं अरे बिट्टू, तो आप बोलते हैं अंकल, मम्मी बोलते हैं अरे अंकल से मिलो अंकल। इससे हमें पता चलता है कि सीखना जो है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। आइए अब हम सीखने के आयाम यानी अधिगम का आयाम के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि अधिगम के 5 आयाम होते हैं। पहला, अधिगम से संबंधित अभिवृत्तियों एवं अभिग्रहण। इस पॉइंट के अंतर्गत हम यह कहते हैं कि अभिवृत्ति एवं अभिग्रहण छात्रों के अधिगम की क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षार्थी कक्षा को असुरक्षित एवं अव्यवस्थित दृष्टिकोण से देखता है तो वह वहाँ कम सीखेगा। इस प्रकार यदि छात्रों में कक्षा के प्रति ऋणात्मक अभिवृत्ति हो तो वे अपने कार्यों के प्रति कम क्षमता लगाता है। प्रभावी शिक्षा का एक प्रमुख तत्व है जो छात्रों को शिक्षा में अधिगम के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति एवं अभिग्रहण की स्थापना करता है। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति एवं समाकलन। इसके अंतर्गत हम यह जानते हैं कि अधिगम का एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू है नए ज्ञान को विद्यार्थियों की प्राप्ति एवं समाकलन में सहायता करता है। छात्र जब नई जानकारी प्राप्त करते हैं तब यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने नए ज्ञान को प्राप्त कर पुराने ज्ञान से संबंधित कर दीर्घकालीन स्मृति का भाग बनेगा। जब छात्र नए कौशल तथा प्रक्रिया प्राप्त करते हैं तब उन्हें सतत ज्ञान के मॉडल सीखना चाहिए जो उन्हें कुशल एवं प्रभावी बनाने में कौशल एवं प्रक्रिया का आकार देता है। तीसरा आयाम है ज्ञान का विस्तार एवं परिष्करण। इसमें अधिगम कभी भी ज्ञान की प्राप्ति एवं समाकलन से समाप्त नहीं होता है। शिक्षार्थियों को ज्ञान का विस्तार एवं ज्ञान को परिष्कृत करने के प्रक्रिया में माध्यम से गहराई को समझने व विकसित करने का अवसर प्रदान होता है। चौथा है ज्ञान का अर्थपूर्ण प्रयोग, यूज नॉलेज मीनिंगफुली। इसके अंतर्गत ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम ज्ञान का अर्थपूर्ण रूप से प्रयोग करें। जैसे कि प्रारंभ में टेनिस रैकेट के बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को अपने ज्ञान को अर्थपूर्ण रूप से प्रयोग करने का उचित अवसर मिले। पांचवा, मस्तिष्क की आदतें। मस्तिष्क की आदतें, हैबिट ऑफ माइंड। इसमें हम यह पढ़ते हैं कि शिक्षार्थी तभी प्रभावशाली बनते हैं जब वह अपने मस्तिष्क को प्रभावपूर्ण रूप से विकसित करते हैं जो उन्हें आलोचनात्मक, सृजनात्मक एवं स्वनियंत्रित रूप से चिंतन करने में सक्षम बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अधिगम क्या है, अधिगम के महत्व क्या है एवं अधिगम की प्रकृति क्या है। इसके अलावा और हम लोगों ने जाना डायमेंशन ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के आयाम। अब इन सबको जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिगम बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिगम को परिवर्तन, सुधार, विकास, उन्नति तथा समायोजन के तुल्य जाना जाता है। यह केवल स्कूल की शिक्षा, साइकिल चलाने, पढ़ने या टाइप करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशाल शब्द है जिसका व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और हम यह जानते हैं कि अधिगम जो है वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों से भी कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। अधिगम सार्वभौमिक होता है, यह जीवन पर्यंत चलते रहता है। आज मैं अपने लेक्चर को यानी अपने बताए हुए चीज़ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि मैंने आपको अधिगम के बारे में जो कुछ बताने का प्रयास किया है या उसे आप तक पहुँचाने की जो कोशिश की है वह मेरी सफल होगी। अब इसके साथ ही धन्यवाद।